स्वतंत्र भारत के अब तक के इतिहास की गौरवशाली सैन्य लड़ाइयों पर गौर करें तो सबसे विशिष्ट अध्यायों में से एक है 14 अप्रैल 1984 को सियाच की रक्षा के लिए भारत द्वारा किया गया सैन्य अभियान, जिसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया। उत्तरी कश्मीर क्षेत्र, पाकिस्तान के आक्रमण से तंत्र का मुख्य क्षेत्र ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में लगभग 76 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत ने अपने सैनिकों को तैनात करके और भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत एक पर्वतारोही द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके उत्तरी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से पेश की गई बिजली चुनौतियों का चतुराई से मुकाबला किया है। एक देशभक्त सैनिक होने के अलावा नरेंद्र कुमार एक कर्नल थे, जिन्होंने कई अन्वेषणों में भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया और कई जटिल अभियानों का नेतृत्व किया। लिखित का यह नया वीडियो हमें उस तेजतर्रार व्यक्तित्व के बारे में और अधिक बताता है, जिन्होंने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बुल कहकर भी संबोधित किया था और 80 के दशक की शुरुआत में देश की विदेशी जासूसी एजेंसी रो द्वारा सियाचिन में एक गुप्त सर्वेक्षण का नेतृत्व किया था। साथ ही उनके रोमांचक जीवन के बारे में भी जानते हैं। नरेंद्र कुमार बुल की पृष्ठभूमि। नरेंद्र कुमार, जिन्हें बाद में नरेंद्र कुमार बुल के नाम से जाना गया, का जन्म 8 दिसंबर 1933 को रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बुलिन के माता-पिता, जो बहुत उदार थे, उनके 6 बच्चे थे। 3 भाई और 2 बहनों वाले इस पारिवारिक सत्ता की छाया में नरेंद्र कुमार का बचपन बहुत सुखी बीता। नरेंद्र कुमार ने अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा रावलपिंडी में पूरी की और 1947 में अपने अंतिम वर्ष में उन्होंने पेरिस में आयोजित विश्व स्काउट्स के पेरिस सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। वैश्विक स्काउट आंदोलन वाले इस संगठन में नरेंद्र कुमार को मिली इस तरह की मान्यता ने उन्हें उस समय पूरे देश में बहुत प्रसिद्धि दिलाई। परिणामस्वरूप मात्र 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र कुमार राष्ट्रीय मीडिया में एक प्रमुख समाचार सितारा बन गए। इस बीच 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। इसलिए नरेंद्र कुमार, जो विश्व स्काउट में भाग लेने के लिए अविभाजित भारत के कराची से पेरिस के लिए रवाना हुए, स्काउट पूरा करने के बाद विभाजित भारत में बॉम्बे लौट आए। तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ कुछ दिनों तक उस महान शहर में रहने के बाद उन्होंने इस खबर पर बंबई छोड़ दी कि उनके अपने माता-पिता और भाई बहन रावलपिंडी से भाग गए थे, जो दंगों के कारण उथल-पुथल में था, और हिमालय के पर्वतीय शहर शिमला में चले गए। नरेंद्र कुमार फिर उनके साथ शिमला में बस गए और बाद में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इसी शहर में पूरी की। नरेंद्र कुमार बुल भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1950 में शिमला में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र कुमार ने देश की सेवा करने की अपनी अदम्य इच्छा को पूरा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। यह तथ्य कि उनके 2 बड़े भाइयों ने पहले ही सेना में नौकरी हासिल कर ली थी और उन्हें सेना में सम्मानजनक रैंक और वेतन दिया गया था, इस संबंध में नरेंद्र कुमार के लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। उनके मार्गदर्शन में उन्हें उसी वर्ष सितंबर के अंतिम सप्ताह में देहरादून में जॉइंट सर्विस विंग, भारतीय सैन्य अकादमी में एक कैडेट के रूप में भर्ती किया गया था। वहां 4 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। 6 जून 1954 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत हुए नरेंद्र कुमार को इस रैंक पर रहते हुए स्कीइंग और चढ़ाई में रुचि हो गई। जब यह इच्छा अधिक जटिल हो गई तो सितंबर 1957 में उन्होंने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में प्रवेश की मांग की, लेकिन उनके इस कदम का रेजिमेंटल कमांडर ने विरोध किया, जिन्होंने देखा कि इससे सेना में नरेंद्र कुमार के कई कर्तव्यों में हस्तक्षेप होगा। लेकिन उन्होंने नरेंद्र कुमार के बार-बार अनुरोध पर विचार किया कि वह वार्षिक अवकाश के रूप में आवंटित दिनों को त्याग कर इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। उसी वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्हें दिल्ली में सेना मुख्यालय हिमालय पर्वतारोहण संस्थान HMI में चढ़ाई अध्ययन में शामिल होने की अनुमति दी गई। नरेंद्र कुमार के शिक्षक तेनसिंग नोरगे थे, जो एक विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। 1953 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति। परिणामस्वरूप नरेंद्र कुमार को जनवरी 1958 में HMI में फील्ड ट्रेनिंग के निदेशक के पद पर रहते हुए नोरगे की त्रिशूल माउंटेन एक्सप्लोरेशन टीम में शामिल होने के लिए चुना गया।
हिमालय की चढ़ाई जिसने नरेंद्र कुमार को दुनिया का ध्यान खींचा। एक सफल त्रिशूल की चढ़ाई। त्रिशूल अभियान दल में नरेंद्र कुमार की सदस्यता उनके चुनौतीपूर्ण और साहसिक पर्वतारोहण मिशन की दिशा में पहला कदम था। उस समय उनमें पहली बार अपनी तरह की ऊंची पर्वत चोटी का पता लगाने का पूरा उत्साह था, क्योंकि त्रिशूल उत्तराखंड की कुमाऊं रेंज में स्थित था, जो तिब्बती सीमा के करीब 3 रणनीतिक पहाड़ों में से एक है। लेकिन जैसा कि भारतीय सैन्य खुफिया ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया को बताया कि त्रिशूल पर्वत श्रृंखला के उक्त अभियान को एक अमेरिकी प्रिंट मीडिया द्वारा वित्त पोषित किया गया था, दिल्ली में सेना मुख्यालय ने तेंजिंग नोर्गे के नेतृत्व वाले इस मिशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही नोर्गे ने खुद ही इस टीम की कप्तानी से अपना नाम वापस ले लिया और लेफ्टिनेंट नरेंद्र कमर को उनकी जगह लेने का सुझाव दिया। लेकिन जब हिंदुस्तान पर्वतारोहण संस्थान ने जनरल थिमैया को सूचित किया कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग त्रिशूल पर्वतमाला के प्रस्तावित अभियान के लिए उनकी नई टीम को तैयार करने के लिए किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर से मिशन को मंजूरी दे दी और सेना प्रमुख के रूप में थिमैया ने भी उपहार दिया। अपने व्यक्तिगत संपर्कों से जुटाए गए धन से त्रिशूल अन्वेषण मार्च 1958 के दूसरे सप्ताह में भारतीय सेना और नौसेना के 14 पर्वतारोहियों के साथ नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम पश्चिम कुमाऊं में बागेश्वर के लिए रवाना हुई। उनका लक्ष्य त्रिशूल था, उस क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 23,360 फीट 7,120 मीटर ऊपर एक पर्वत। यह मिशन, जिसे उन्होंने बिना किसी पर्वतारोहण गियर या बेहद खतरनाक चढ़ाई के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों के बिना पूरा किया, एक बड़ी सफलता रही और बाद में उनके और उनकी टीम के लिए मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित हुआ। जनवरी 1959 में जब सेना के शीर्ष अधिकारियों ने हिंदुस्तान पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक तेंजिंग नोर्गे को सूचित किया, तो नरेंद्र कुमार ने ही सरकार को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहली भारतीय पर्वतारोही टीम का चयन करने और प्रशिक्षित करने के मिशन का सह प्रभारी बनने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन कुमार के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, जो त्रिशूल पर्वत पर अपनी पहली चढ़ाई के साथ आए वित्तीय बोझ से जूझ रहे थे, इस टीम के उपकप्तान का पद लेने के लिए। मुख्य कारणों में से एक यह था कि उन्हें उक्त समूह के उपकप्तान के रूप में होने वाले अतिरिक्त खर्चों से कैसे निपटना होगा। इसके अलावा एक समय नरेंद्र कुमार चिंतित थे कि 19,031.7 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचे पर्वत पर एक अभियान के लिए आवश्यक चढ़ाई परीक्षणों में लगने वाला समय उनकी लेफ्टिनेंट रैंक में हस्तक्षेप करेगा। हालांकि नरेंद्र कुमार ब्रिगेड कमांडर से यह आश्वासन मिलने के बाद एवरेस्ट चढ़ाई टीम के दूसरे नेता बनने के लिए सहमत हुए कि वह अपने सैन्य कार्य में किसी भी व्यवधान के बिना इस चढ़ाई टीम का सह नेतृत्व ले सकते हैं और आवश्यक प्रशिक्षण जारी रख सकते हैं। इसके साथ नरेंद्र कुमार ने एक व्यापक पर्वतारोहण दल के साथ एवरेस्ट के लिए अपना प्रशिक्षण शुरू किया और महीनों बाद 30 मार्च 1960 को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के साथ पर्वत पर पहले भारतीय अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि हिमालय के कठोर मौसम के कारण यह अत्यधिक बलिदानपूर्ण मिशन बुरी तरह विफल रहा। माउंट बाराहोती की सफल चढ़ाई जब तत्कालीन नेहरू सरकार ने फरवरी 1961 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के गुप्त सीमा सर्वेक्षण के लिए बाराहोती मैदानों में एक सैन्य अभियान दल भेजने का फैसला किया, जहां 1954 से भारत का चीन के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा विवाद था, नरेंद्र कुमार, जिन्हें कप्तान के पद पर पदोन्नत किया गया था, को टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। कम से कम 4,700 मीटर की ऊंचाई वाले इस ऊंचे पठार की उक्त चढ़ाई रॉक क्लाइंबिंग में उनके पर्याप्त अनुभव और किसी भी जटिल अन्वेषण मिशन का नेतृत्व करने के लिए कुमार द्वारा दिखाए गए साहस से प्रभावित थी। नरेंद्र कुमार को पहले नहीं पता था कि यह सैन्य चढ़ाई उस समय भारत की जासूसी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए थी, जो कि उनकी पिछली नागरिक चढ़ाई के विपरीत थी, और तब तक उनकी समझ यह थी कि यह गश्त बिंदुओं की पहचान करने के लिए सिर्फ एक नियमित सर्वेक्षण था। लेकिन जब नरेंद्र कुमार 14 मार्च 1961 को तत्कालीन आईबी प्रमुख श्री BN मलिक के साथ साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित एक खुफिया समिति की बैठक में शामिल हुए, तो उन्हें विश्वास हो गया कि बाराहोती का यह मिशन सेना के लिए सिर्फ एक पहाड़ी अन्वेषण नहीं था, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा हिमालयी सीमाओं को लक्षित करते हुए व्यापक जासूसी अभियान। इस बात ने नरेंद्र कुमार को चिंतित कर दिया, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि कुछ ही दिनों में इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की सारी तैयारियां सामने आ गईं। तब नरेंद्र कुमार ने 14 अप्रैल 1961 को आगरा में पैरा प्लाटून के 12 सदस्यों के साथ आईबी समूह को बाराहोती तक निर्देशित किया।
कुल 21 दिनों तक चलने वाला यह आरोहण उनकी कर्तव्य के प्रति समर्पण के कारण एक बड़ी सफलता थी। एवरेस्ट और कंचनजंगा की सफल चढ़ाई। हालांकि 1960 में माउंट एवरेस्ट पर उनकी पहली चढ़ाई पूरी तरह से असफल रही, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी मातृभूमि का झंडा फहराना नरेंद्र कुमार की आजीवन महत्वाकांक्षाओं में से एक थी। यही कारण है कि वह एक और अन्वेषण के लिए उथुंगा श्रृंगम जाने की संभावनाओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस बीच श्री एसपी, जो उस समय आईबी के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे, ने 1965 में कैप्टन के नेतृत्व में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा आयोजित एक एवरेस्ट अभियान में भाग लिया। स्वतंत्र भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही और आईबी के हिमालयन फील्ड मॉनिटरिंग डेस्क के निदेशक मोहन सिंह कोहली ने नरेंद्र कुमार को आमंत्रित किया। यह अवसर दूसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ने की उनकी इच्छा को पूरा करने का था। फलस्वरूप आईबी का यह पर्वतारोहण दल एक नागरिक अभियान के रूप में मई 1965 के अंतिम सप्ताह में माउंट एवरेस्ट के लिए निकल पड़ा। नरेंद्र कुमार का एवरेस्ट पर अपने हाथों से भारतीय ध्वज फहराने का बड़ा सपना इस चढ़ाई में पूरा हुआ, जो एक बड़ी सफलता थी। फिर 1977 में उनकी यात्रा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की थी। इस बार नरेंद्र कुमार और उनकी टीम की यह पर्वतारोहण भारत की विदेशी जासूसी संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी आरओ के लिए थी। वे पश्चिमी सिक्किम में युक्सोम घाटी के माध्यम से सिक्किम नेपाल सीमा पर एक रणनीतिक बिंदु पर स्थित इस चोटी पर चढ़ गए। कुछ कठिनाइयों के बावजूद अत्यधिक सफल कंचनजंगा अभियान के विकास ने नरेंद्र कुमार को भारत के जासूस प्रमुखों का प्रिय बना दिया। नरेंद्र कुमार ने आरओ के लिए सियाचिन पर कब्जा करने की पाकिस्तान की रणनीति को पहचाना। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आरओ के तत्कालीन प्रमुख श्री रामेश्वर नाथ काव से पता था कि देश के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों ने सैन्य रूप से महत्वपूर्ण कंचनजंगा चोटी की खोज की थी और सर्वेक्षण पूरा किया था। इस वजह से इंदिरा गांधी, जो उनकी असाधारण क्षमताओं से अवगत थीं, ने काव को कुमार को, जो उस समय कश्मीर के गुलमर्ग में भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के एक उम्मीदवार अधिकारी थे, को आरओ का काम सौंपने का निर्देश दिया। हिमालय क्षेत्रों में गुप्त जासूसी मिशन, जहां भारत की सीमा पाकिस्तान और चीन से लगती है। आरओ के प्रमुख इस पर सहमत हुए और प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी सुविधानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दिसंबर 1977 के अंतिम सप्ताह में नरेंद्र कुमार, जिन्हें नुब्रा घाटी में एक फील्ड अभ्यास के लिए नियुक्त किया गया था, लद्दाख सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में उस समय एक जर्मन पर्वतारोही से मुलाकात हुई, जो सियाचिन की खोज से लौट रहा था। मीडिया से बात करते हुए कुमार ने अपने हाथ में लिए मानचित्र को देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इसमें सियाचिन रेंज को पाकिस्तान के नियंत्रण के हिस्से के रूप में चिन्हित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में हस्ताक्षरित कराची समझौते के अनुसार सियाचिन उत्तर में स्थित एक बफर जोन था। विवादित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर क्षेत्र के झूठे मानचित्र के प्रसार के पीछे पाकिस्तानी अदूरदर्शिता का संदेह करते हुए उन्होंने भारतीय सेना के तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर को जनवरी 1978 के पहले सप्ताह में सूचित किया। नरेंद्र कुमार की सियाचिन की पहली खोज। मानचित्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में व्यापक रूप से वितरित किया गया है, यह दर्शाता है कि यह जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के नियंत्रण वाला एक क्षेत्र है, जो भारत और पाकिस्तान द्वारा विवादित क्षेत्र है। इस संभावना को बढ़ाता है कि इस्लामाबाद भविष्य में ग्लेशियर पर कानूनी रूप से दावा करेगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी सेना वहां लाता है, तो यह लद्दाख के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा, जो सियाच के ठीक पूर्व में स्थित है। इसके साथ ही जनरल एमएल छिब्बर ने नरेंद्र कुमार को दुनिया के तीसरे ध्रुव कहे जाने वाले इन सबसे ऊंचे बर्फ के पहाड़ों की गुप्त खोज करने के लिए कहा। इसके लिए आवश्यक अन्य चीजों के लिए उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से अनुमति ली और तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल ओपी कुमार को इस अन्वेषण के लिए मल्होत्रा से वित्तीय सहायता भी मिली। नतीजतन सितंबर 1978 के मध्य में नरेंद्र कुमार ने भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 20 पर्वतारोहियों के साथ लद्दाख में नुब्रा घाटी के ऊपर टोंगस्टेड से सियाचिन बर्फ श्रृंखला के सबसे उत्तरी छोर टेरम कांगड़ी पर चढ़ाई शुरू की। कुमार और टीम 1964 में शक्सगम के पहले स्थान पर थे।
उसी समय पाकिस्तान में गिलजीत बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के पेड़ की निगरानी की गई थी। इस बेहद कठिन अन्वेषण के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर नियमित अंतराल पर उन तक आपूर्ति पहुंचाते थे। 38 दिनों के सियाचिन मिशन के दौरान नरेंद्र कुमार और उनकी टीम को धीरे धीरे स्पष्ट संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान वहां हावी होने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार उक्त चढ़ाई के समापन पर, जिसमें लगभग 1 महीना लगा, वे इसके स्पष्ट प्रमाण के साथ लेह लौट आए। जब नरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में सेना मुख्यालय को कई सबूत सौंपे कि सियाचिन की इस शीर्ष गुप्त खोज के दौरान पाकिस्तानी सेना वहां घुस गई थी। इससे उस समय भारत के सैन्य और खुफिया नेतृत्व को बड़ी चिंता हुई। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस डर से कि पाकिस्तान और चीन सैन्य रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे, सेना प्रमुख को सियाचिन पर दूसरी चढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी। तब केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हिमालय क्षेत्र का पता लगाने के लिए सेना द्वारा आवश्यक पर्वत अभियान निधि से इनकार कर दिया। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर लौटीं, उन्होंने तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल के.वी. कृष्ण राव से सियाचिन योजना की गंभीरता सीखी और अपने मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की पहली कैबिनेट समिति की बैठक में महीनों से रुकी हुई खोज के लिए धन स्वीकृत किया, जिसके बाद वह पहले से ही कर्नल थे। अपनी भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए कश्मीर को रॉ के चक्राता बेस पर भेजा गया। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा महानिदेशालय साउथ ब्लॉक को पदोन्नत नरेंद्र कुमार को लाने और इस मामले पर एक पूर्ण बैठक की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नरेंद्र कुमार रॉ के लिए अपने दूसरे सियाचिन की खोज करते हैं। डीजीएस ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सियाचिन के व्यापक दूसरे मिशन पर चर्चा करने के लिए कमर को जल्द से जल्द रॉ के गुप्त अड्डे पर भेजने के आदेश का तुरंत पालन किया और कुछ घंटों के भीतर डीजीएस ने उसे कश्मीर के उधमपुर से एविएशन रिसर्च सेंटर के MI-8 हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट किया। अगले ही दिन इंदिरा ने भारत के सैन्य खुफिया प्रमुखों के साथ उस स्थान का दौरा किया और नरेंद्र कुमार के साथ सियाचिन की आगे की खोज के बारे में लंबी चर्चा की। तब प्रधानमंत्री ने रॉ और भारतीय सैन्य खुफिया को इस ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए दुश्मन सेना, चीन, पाकिस्तान की संभावित तैयारियों और संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा। परिणामस्वरूप इन दोनों एजेंसियों ने अपनी खुफिया जानकारी से इसके लिए दुश्मनों के बीच सक्रिय नेटवर्क जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल तक चली इस रिपोर्ट के संकलन से यह निष्कर्ष निकला कि जनवरी 1981 के अंत तक पाकिस्तान ने किसी भी तरह से सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी और रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख इस नतीजे पर पहुंच चुके थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके इनपुट को स्वीकार कर लिया। इसकी पुष्टि करने के लिए कुमार को रॉ की देखरेख में सियाचिन ग्लेशियर की एक और चढ़ाई के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया था। यह जरूरी था कि RO का अभियान दल इंदिरा गांधी विश्व स्तरीय पर्वत अभियान सामग्री का उपयोग करके सियाचिन पर्वत पर चढ़े, जिसे बिना किसी रुकावट के इस मिशन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी खर्चों के लिए PMO के विशेष कोष से मंजूरी दी गई थी। इसीलिए मिशन टीम ने ऐसे उपकरण यूरोप से खरीदे। विस्तार। सुरक्षित पर्वतारोहण के लिए यह नवीनतम और बेहतर उपकरण मार्च 1981 की शुरुआत में एक गुप्त एयर कार्गो में यूरोप से दिल्ली पहुंचाया गया था और RO की तकनीकी टीम ने इसे लद्दाख के लिए बेस कैंप में पहुंचाया, जहां नरेंद्र कुमार और उनके सहयोगी रह रहे थे। इन उपकरणों के कुछ दिनों के गहन परीक्षण के बाद अप्रैल 1981 के दूसरे सप्ताह में नरेंद्र कुमार ने सेना, नौसेना, वायुसेना और जासूसी एजेंसी RO से चुने गए 70 लोगों की एक बड़ी टीम के साथ उड़ान भरी। नुब्रा नदी के स्रोत के नीचे महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर का टूर है। उन्होंने साल्टोरो पर्वत की ओर अपनी खोज शुरू की। इसके बाद वह और उनकी टीम 25,400 फीट ऊंचे साल्टोरो कांगड़ी, 24,350 फीट ऊंचे इंदिरा कोल और 24,093 फीट ऊंचे इंदिरा कोल में इकट्ठे हुए और उपरोक्त क्षेत्रों की तस्वीरें खींची। अनंतराम कुमार और अन्य लोग NJ-004 से 0 पर गए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा नियंत्रण रेखा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ मानचित्रण पूरा करने के बाद टीम उत्तर की ओर मुड़ गई और बिलाफोंटलाई में अपनी खोज जारी रखी, जो सियाचिन के पश्चिमी ढलानों के केंद्र में स्थित था। बाद में साल्टोरो दर्रा, सियाला दर्रा,
प्राचीन रेशम मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मार्ग जो भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता था, नरेंद्र कुमार और उनकी टीम द्वारा इस सियाचिन मिशन के अंत में देखा गया, जिसमें कम से कम 2 महीने लगे। उन्होंने इस बात की स्पष्ट तस्वीर थी कि उक्त बर्फीली भूमि के प्रति पाकिस्तान की रणनीति क्या है और वे इसे कैसे लागू करेंगे। अगस्त 1981 के मध्य में कैबिनेट सचिवालय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपी गई अपनी सियाचिन रिपोर्ट में कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना को किसी भी कीमत पर सियाचिन पर कब्जा करना होगा और हर पल की देरी के लिए देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना के सियाचिन पर कब्जा करने से पहले भारतीय सशस्त्र बलों को किसी भी तरह से उस ग्लेशियर पर कब्जा कर लेना चाहिए और अगर ये कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में तब्दील भी हो जाए तो केंद्र सरकार इस पर काबू पा सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के संदर्भ में भारत के सैन्य और खुफिया नेताओं का निर्णय सियाचिन पर लड़ाई की तैयारी करना था, लेकिन नरेंद्र कुमार की उन्हें सलाह थी कि अगर सैनिक बिना पर्याप्त तैयारी के इस बर्फीले मैदान में, जहां ठंडा मौसम और बर्फीला तूफान दुश्मन के हमलों से भी ज्यादा खतरनाक है, युद्ध में उतरेंगे तो बड़ी गलती होगी। इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना के वहां जाने से पहले उन्हें सख्त जलवायु अनुकूलन जीवन के लिए तैयार करना जरूरी है। परिणामस्वरूप पीएमओ से सेना प्रमुख को एक विशेष आदेश सौंपा गया कि कुमार की देखरेख में सेना के कुछ चुनिंदा सैनिकों को अंटार्कटिका में अनुसंधान कर रही देश की ध्रुवीय प्रयोग टीम के साथ प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। इस प्रकार फरवरी 1982 में टीम दक्षिणी ध्रुव के लिए रवाना हुई और 1 साल के बर्फ युद्ध प्रशिक्षण के बाद मार्च 1983 में भारत लौट आई। भारत के सैन्य और खुफिया नेतृत्व, जो इस समय सियाचिन मिशन के लिए पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे, ने 13 अप्रैल 1984 की तारीख तय की। लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में जनरल प्रेमनाथन ने सियाचिन में एक सैन्य अभियान की योजना बनाई और उसी दिन इसे संपन्न किया। बहुत शानदार तरीके से और कुरकोरम रेंज के पूर्वी हिस्से में अपना प्रभुत्व जमाया। हिमालय में रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बताए जाने वाले लद्दाख क्षेत्र में भारत की यह शानदार उपलब्धि बाद में नरेंद्र कुमार के लिए एक बड़ा सम्मान बन गई, जिन्होंने इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। बाद में भारतीय सेना ने सियाचिन बेस कैंप का नाम कुमार पोस्ट रखकर मातृभूमि के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा का सम्मान किया। नरेंद्र कुमार का शेष जीवन। नरेंद्र कुमार को 1984 में कई सम्मान प्राप्त हुए, जब उनका साहसिक सैन्य करियर, जो 1950 में शुरू हुआ और 1984 में समाप्त हुआ, ठीक 34 वर्षों तक चला। कुमार भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए और करमंथिया में कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 1965 में नरेंद्र कुमार को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उसी वर्ष उन्हें खिलाड़ियों के लिए देश के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के अब तक के इतिहास में एकमात्र कर्नल होने के अलावा उन्हें सबसे विशिष्ट सेवा पदक कीर्ति चक्र के अलावा सबसे विशिष्ट सेवा पदक जीतने वाले एकमात्र कर्नल होने का गौरव भी प्राप्त है। कुमार को कई वर्षों तक स्कीइंग और चढ़ाई के लिए स्थानीय और विदेशी समाजों से शीर्ष फेलोशिप प्राप्त की। उन्होंने 90 के दशक से पहले ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सेना के लिए स्कीइंग ट्रेनर के रूप में भी काम किया था। 2010 में उन्हें यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्सीलेंस द्वारा मैकग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके शेष जीवन नई दिल्ली में रहने लगे और नरेंद्र कुमार 31 दिसंबर 2020 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गए। जय हिंद।